हसीना वाजिद जो थी वो बड़ी जालिम हुक्मरान थी। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए लोगों को फांसियां दी। मुख्तलिफ 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत किया और ये तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो कुर्बानी देते हैं उनको याद रखना चाहिए और उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो अवाम है अब शायद ज़्यादा तरक्की कर पाए। अभी काम कर रही है, तमाम इंडियन के जो ब्यूरोक्रेट है, जितना कारोबार है, सारा कुछ है वो इंडिया कर रहा है उधर। उसने हमेशा इंडिया की साइड ली और इंडिया से सपोर्ट ली है और उसको दी है। देखें, इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलिश होती है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या करते हैं आप? जी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है। जबरदस्त। सर आपको पता होगा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वहाँ की आवाम जो है सड़कों पर निकल आई और उन्होंने वहाँ की सरकार का, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट कर रख दिया, मजबूर कर दिया कि वो अपना मुल्क छोड़कर चली जाएं। कहा जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर इंडिया में लैंड किया है, लिहाजा वो इंडिया की एजेंट है, गद्दार है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश की यूथ जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ साथ इंडिया के भी खिलाफ हो गई है? देखें, बात यह है कि बांग्लादेश जब से पाकिस्तान से अलग हुआ है उस वक्त से बांग्लादेश के जो ताल्लुकात से पाकिस्तान के साथ इतने आइडियल नहीं रहे और हमेशा से जो उन्होंने पसे पर्दा पसे चिलमन पाकिस्तान की मुखालफत की है। और आज जो उनका जो पब्लिक रेवोल्यूशन आया है जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट की जो है वो तब्दील हुई है, उसका नतीजा ये है कि शेख हसीना वाजिद जो थी वो बड़ी जालिम हुक्मरान थी। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए लोगों को फांसियाँ दी, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को जो है वो इबरत का निशान बनाया, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना उसने सजाएँ दी। लेकिन आखिरकार ऐसा ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक के अंदर जो था वो गुस्सा वो बढ़ता गया तो आखिरकार उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और दूसरी जो बात है इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वो डेफिनेटली मैं तो इसको यही कहूँगा कि चूँकि बांग्लादेश जब से जो वज़ीर आज़म थी उस वक्त से बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उसने हमेशा इंडिया की साइड ली और इंडिया से सपोर्ट ली है और उसको दी है। तो डेफिनेटली मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि ये अवाम का जो गुस्सा था वो बाहर आया है और आखिरकार जो है ये काम हुआ है। सर कहा जा रहा है बांग्लादेश की आवाम की जानिब से कि शेख हसीना वाजिद दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, लेकिन वो इंडिया गई और अब वो वहाँ से लंदन जाएंगी। कहा जा रहा है कि इंडिया ने उनको इक़्तिदार में रहने के लिए बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन हमने देखा है कि जब जब बांग्लादेश में बुरा वक्त आया है इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। तो क्या लगता है कि कब तक इंडिया जो है वो शेख हसीना वाजिद को पनाह देगा? देखें, इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलिश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है। तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। वो सबसे मेन वजह यह है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और ख़ुसूसन इंडिया ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। और शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो किसी और मुल्क में भी जा सकती थी। वो उधर इसलिए असाइलम लेने गई है कि उसको पता है कि मुझे जो है वो एक तो प्रोटेक्शन मिलेगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का जो है ना हमेशा हालात ख़राब रहते हैं, कशीदा रहते हैं, किसी वजह से तजारती महाज पर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, इंटरनेशनल जो है रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं रहते। और बाकी जो ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हमारे पुराने मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है और भी काफ़ी सारे पानी का मसला है, इस वजह से और हर मैटर्स में जो है बांग्लादेश में ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। और ये ऐसे ही समझ लें कि जैसे शेख हसीना वाजिद ने ये साबित कर दिया है कि वो इंडिया की सिर्फ एजेंट ही नहीं है बल्कि उन्होंने माजी में भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत किया और जो लगता है 1971 में हमारा वाक़या हुआ था, ये बांग्लादेश के दोबारा टूट के जो बना पाकिस्तान से अलग होकर, लेकिन इसमें जो भी हक़ाइक़ थे और एक तो ये था कि वहाँ की यूथ को कोई खास बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो एक ही ख़ानदान को यानी कि पालने की कोशिश में थे। तो इस वजह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान की ये उस वक्त भी कुछ 1971 में भी इनका हाथ था कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा था। आपको लगता है कि 1971 का जो वाक़या पेश आया, जो मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उसमें भी इंडिया मुलव्विस था? ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन बाद में कुछ हक़ाइक़ जैसे कि वो उनके वालिद साहब भी या वापस इंडिया है, अगर वो उनको पाकिस्तान से ज़्यादा ही मोहब्बत थी तो वो पाकिस्तान की बजाय किसी और भी इस्लामी मालिक में जा सकते थे। लेकिन इंडिया का वापस आना इस तरह का इस बात पे गौर डालता है कि वो लोग इंडिया क्यों गए, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है ये चीज़। उनके इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं ना, जैसे अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके भी इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बगैर वीज़ा बगैर पासपोर्ट के जो है वो जाती उम्रा आए, तो यहाँ पे नवाज शरीफ पर भी सवालिया निशान जो है उठाया जाता है कि उनके नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह के ताल्लुकात है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की जो है फैक्ट्रियाँ हैं भारत के अंदर मौजूद। जी देखें, इस बारे में हक़ाइक़ में ये तो हमारी जो ऊपर के इदारे हैं वो जानते हैं, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अभी जो मसला ये है कि उनके वापस आने का, वो हसीना वाजिद क्यों गई बांग्लादेश से वापस वो क्यों इधर आए इंडिया में, जो आज का सवाल आपका ये जवाब है। इस तरीके से तो ये ज़ाहिर करता है कि वो इनके वालिद साहब थे जो उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का इख्तियार किया। हो सकता है मामला थे उस वक्त के इलेक्शन में भुट्टो साहब के
और शेख मुजीबुर रहमान साहब के, लेकिन उनका वापस इंडिया की तरफ आना, ये सवाल ज़्यादा ही कुछ पैदा होता है कि वो क्यों इंडिया वापस रिटर्न। इंडिया ने हमेशा उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, इंडिया ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पे जब जब बुरा वक्त आया, बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया से मदद मांगी है और इंडिया ने हमेशा जो है बांग्लादेश की मदद की है। और आज जब उनकी प्राइम मिनिस्टर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया रवाना हुई है तो वही बांग्लादेशी इंडिया को कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखें ना, इंडिया के लोग उधर, उन्होंने बंगालियों को, कुछ लोगों को हक नहीं दिए ना, इस वजह से वो वापस आए हैं। उधर तकरीबन 30-35% कम्युनिटी को है, मुसलसल उन्हीं को मोबिलाइज कर रहे हैं, जबकि वो बाकी की कम्युनिटी के यही मसला है कि पाकिस्तान वाला वहाँ की यूथ भी फारिग बैठी हुई है, तो वो उन लोगों का एहतजाज करना हक बनता था। उन्होंने आज उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। कुछ ये भी हक़ाइक़ है। ये तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है जो कुर्बानी देते हैं उनको याद रखना चाहिए और उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने अपनी जानें दी, शहादत पाई। अगर हम इस चीज़ को नहीं लेके चलेंगे ना तो लोग कुर्बानी देना छोड़ देंगे, ठीक है। कम से कम कोई अगर कुर्बानी देता है ना मुल्क के लिए तो उन्हें ये होता है कि एक तो मुल्क जो है उन्हें एज आ हीरो याद रखे। दूसरी बात कि उनका जो पीछे ख़ानदान है, उनके जो पीछे लोग हैं, उन्हें वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट और मुल्क में वो मुकाम मिले जो कि मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उनका अच्छा डिसीजन था, उन्हें चाहिए था कि इसको अकोमोडेट करते, उन वहाँ की आवाम को भी चाहिए था कि इस फैसले को जो है ना वो कबूल करते। मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम इनको रिवार्ड नहीं देंगे लोगों के अंदर कुर्बानी का जज्बा ख़त्म हो जाएगा। कुर्बानी का जज्बा ख़त्म होने का मतलब है कि कौम का ख़त्म हो जाना। जब कौम से हुब्बुल-वतनी नहीं रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी, कुर्बानी का जज्बा ही नहीं रहेगा ना, तो लोग खुद गर्जी पे उतर आएंगे। जब खुद गर्जी पे उतरेंगे ना तो लोग डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब डिवीजन होती है तो फिर कौम नहीं रहती, मुल्क नहीं रहता। बात यही है, मैंने जो तीसरी दफा वो प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो लोगों ने टिकने नहीं दिया। आज से 2 साल पहले श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा हुआ था। जब लोगों को पता लगा कि ये प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता तो प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर उन्होंने काफी ज्यादा दंगे किए, जिसके बाद उस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया। क्या कहती है? देखिए, ये गलत, अपनी बात मनवाने का तरीका गलत है। सबसे पहले डायलॉग जो है वो बेस्ट हल है किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए। उन्हें चाहिए कि टेबल टॉक करें और थ्रू कम्युनिकेशन बैठ के इस चीज़ के मसले का, किसी भी मसले का हल निकालना चाहिए और बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इंतहा पसंदी जो है ना वो कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर टेबल टॉक से बात नहीं हो रही थी और अगर उनके मसले नहीं सुलझ रहे थे, फिर ये टेबल टॉक से अगर बात नहीं हो रही थी उनकी, तो मेरा ख्याल है कि कुछ उनकी मानी जाती, कुछ अपनी मनवाई जाती, ठीक है ना। वो बात जो फेयर थी, जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग थी, उसको एक्सेप्ट किया जाता और जो इसके अगेंस्ट थी उसको रिजेक्ट किया जाता। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। मिलिट्री टेक ओवर हो गया है बांग्लादेश के अंदर और शेख हसीना जो है वो भागकर इंडिया चली गई है। क्या कहती हैं आप? देखिए, मिलिट्री टेक ओवर होना तो किसी भी इकोनॉमी में ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जब मिलिट्री टेक ओवर होता है तो बड़े सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। कंट्री लेवल पे आपके इक़्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। आपकी इकोनॉमी जो है वो जो है ना डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो बैकडोर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर खुशी मनाने की बजाय ना कि इन्हें चाहिए था कि कोई टेबल टॉक के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है। इसे क्योंकि पाकिस्तान देख लें, कई लड़ाई झगड़े के बगैर कायदे आज़म ने थ्रू डायलॉग्स लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मसले का हल जो है ना वो इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप कम्युनिकेशन करें और टेबल टॉक के थ्रू उसका हल निकाला जाता। ये तरीका गलत था उनका और मैं तो इसको कंडेम ही करूँगी। शेख हसीना चली गई हैं अपनी बहन के साथ इंडिया, वो वहाँ लैंड हो चुकी हैं, इस बारे में क्या कहती हैं आप? अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं या किस तरह से गई हैं, अगर आप इस पे थोड़ा एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई, क्योंकि एक तो उनकी फ्रेंडशिप इंडिया के साथ काफी ज्यादा अच्छी है, तो उनको सबसे पहला जो मुल्क नजर आया वो इंडिया नजर आया, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर लैंड हो गई इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कंट्री को चाहिए कि बजाय इसके कि इंडिया उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था उन्हें, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो हम मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना। तो मुस्लिम बेस पे भी और ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा भी रहा है, ठीक है, और हमारे नेबर्स भी हैं। तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ इंडिया की निस्बत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उस बेचारी पे मतलब ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो हमसे ज़्यादा ट्रस्ट इंडिया पे कर रही है। वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट 1971 की जंग जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही थी ना, तो उन्होंने उस जंग में लड़ने वालों के लिए जो है वो 30% रिजर्वेशन सीट्स जॉब का कोटा था वो रखा था। बांग्लादेश की हमारे साथ ताल्लुका दुरुस्त है ही नहीं, वो तो हमें देखना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। ये बगावत जब 1971 में हुई थी, उस बगावत की बेस पर जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हो गया था और इसमें बांग्लादेशियों ने इंडिया और बांग्लादेश की मिली भगत से सब कुछ हुआ था। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो अवाम है अब शायद ज़्यादा तरक्की कर पाए, मेरे ख्याल से ज्यादा तरक्की होगी क्या? तरक्की होगी क्योंकि मिलिट्री आ गई है, ठीक है। आप पाकिस्तान के पास देखें, ठीक है, पाकिस्तान ने इनको तरक्की की है ना लास्ट, तो वो जो मार्शल लॉज है उन्हीं में की है। चाहे आप उनको जितना मर्जी गलत कह लें, ठीक है, लेकिन वो तरक्की हुई है पाकिस्तान की भी वही मार्शल लॉज में ही हुई है। देखें, आपने शेख हसीना उसकी वाजिद की बात की, आप देखें है कौन वो। सबसे पहली बात है कि वो है कौन, किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो वो अभी उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सारी गेम रचाई, इंडिया के जरिए वो आई, इंडिया लाने वाला उससे सब कुछ करने वाले। बैग पे कौन है? पहले ये देखें ना उसकी बैग पे कौन है। लेकिन वो
वो तो वोटिंग सिस्टम से आई ना। वोटिंग छोड़ दे, वोटिंग पाकिस्तान में वोटिंग हुई है 3 दफा हो चुकी है। लेकिन अगर वहाँ वोटिंग में धांधली होती तो इस पर एक अलग से इशू खड़ा होता, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो लाने वाले जो थे ना वो पावर में थे, इसलिए सहारा तो उधर ही है, ठीक है या नहीं। अब जब नारा लगा इस चीज़ का, अयूब खान है, मैं उस वक्त था यानी स्टूडेंट था, एफएम में पढ़ रहा था जिस वक्त अयूब खान का ये अनाउंसमेंट हुई थी। बाद में मैं एक बात करूँगा कि जी 1 यूनिट नहीं तोड़ना, ठीक है, बुनियाद कहाँ से रखी गई है, 1 यूनिट नहीं तोड़ना। क्या किया उधर, तुम इधर हम। शेख मुजीबर रहमान अक्सरियत में था, उसे हुकूमत मिलनी चाहिए थी, सीधी सी बात है, उसका हक था, उसे मिलनी चाहिए थी। जब ये कह दिया उधर तुम इधर हम, तो मामला तो खत्म हो गया ना। पाकिस्तान की जो उन्होंने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने कि पाकिस्तान की उम्र 35 ईयर, इंडिया की 50 साल, तो 35 साल में ये हो गया, सारा सिलसिला अलहदा हो गया। अब शेख हसीना वाजिद ने जब ये खालदा जिया के बाद ये आई है, तो उस वक्त से लेकर आज तक क्या किया उन्होंने, सारी इंडियन लॉबी काम कर रही है। तमाम इंडियन के जो ब्यूरोक्रेट है, जितना कारोबार है, सारा कुछ है वो इंडिया कर रहा है उधर। लेकिन जो अवाम ने प्रोटेस्ट निकाला है वो इंडिया की वजह से नहीं, बल्कि शेख हसीना के कोटा सिस्टम की वजह से निकाला है। ये बैक पे कुछ और चीज़ें होती हैं। ये कोटा सिस्टम, ये पहले कोटा सिस्टम आज से 2 महीने पहले कोटा सिस्टम कहा था, या 4 साल पहले कोटा सिस्टम कहा था। कोई कोटा नहीं है, सारी चलाई जाती है, मुहिम चलाई जाती है। या ये कौन चलाता है, बांग्लादेश आर्मी चला रही थी, या उनके पीछे जो इंडिया वाले जो लोग बैठे होते हैं, या सारा सरमाया उनका लगा हुआ है। आप इधर पाकिस्तान में दे दें, अभी निकाल लें, इधर कॉलेजों के लड़कों को दे दें 1-1 2-2 लाख रुपया, तो सवेरे सुबह आपके ये जीपीओ सारा चौक भर जाएगा प्रोटेस्ट निकल आएंगे। अयूब खां के दौर में क्या हुआ था, एक दफ़ा अयूब खां को कहा कुत्ता है कुत्ता है, वो गैरतमंद आदमी था, वो हुकूमत छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा जी जाओ जी, दोबारा उसके पास गए, उसने कहा जी वो कुत्ता बूढ़ा हो चुका है, वो कुत्ता, ये अल्फाज थे अयूब खां के। उसने कौम को इकट्ठा कैसे किया था, सुन लें। 65 की वार में मुझे याद है, रेडियो पाकिस्तान पे मैं 3री क्लास में पढ़ रहा था, तो उसने कहा था ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, तुम्हें किस कौम ने ललकारा है। ये था लीडर, बेशक वो डिक्टेटर था या जो भी था, लीडर की हैसियत से कौम को इकट्ठा किया। कौम सामने आ गई, बाहर आ गई, टैंकों के नीचे लोग लेटे, लोगों ने उस वक्त के हालात के मुताबिक लोगों ने रुपया दिया, पैसा दिया, मदद की, फौजियों की इज्जत की। मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने अपने गाने करके कौमी तराने गा के फौजियों के अंदर से जज्बात को उभारा। तो लीडरशिप ऐसे होती है। ये मामला बड़े खराब। मुझे वो तो कौम आएगी, निकलेगी, उभारेगी, निकलेगी, उभरेगी, और वो जज्बात अपने लेके बाहर निकलेंगे, अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे। तो उन्होंने बता दिया ना कि हम पावरफुल कौम हैं। पावरफुल कौम है, ये अब साबित हो गया कि वो है। तो आज वो भागने पे मजबूर हो गया है। अब आप मेरी अपनी बहन को लेकर भागी है। सुन ले, मैंने जो बातें की हैं वो साबित कर रही हैं कि वो इंडिया की लॉबी पे काम कर रही थी। इंडिया शेख मुजीब की बेटी थी, तो अब अगर कोई और आएगा क्या वो हमें पसंद करेगा? कभी भी बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। उनके ज़हन में वो बातें बैठ चुकी हैं। अभी मेरे मुंह से वो बातें नहीं निकलवाएं, वो मुक्ति बानी वाली और वो जो कुछ हुआ था ना वो ना करवाएं, वो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो उनके दिल में नाराजगी है, वो वही चल रही है, अभी तक वही चल रही है। जो कुछ उनके साथ 71 वार में या उस वक्त हुआ है, वो अभी तक उनके नस्ल के जहनों में चल रही है।